हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने अंड जनन का प्रोसेस पढ़ा था और अंड जनन में हमने दो फेज कंप्लीट की थी। पहली मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें ओगोनिया ने भाग लिया। ओगोनिया आगे जाकर ग्रोथ फेज में गई, जिसको अपन ने प्राइमरी oocyte का। फिर प्राइमरी oocyte में हमने जन्म पे वो अरेस्ट हो जाता है मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में शुरू होता है आपके कौन सा वाला, ये आपके मियोसिस सेकंड। लेकिन वो हमने स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले हमने सेकेंडरी oocyte बनाकर उसको रोक दिया था। आज अपन बताएंगे कि सेकेंडरी oocyte का आगे फ्यूचर क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने कल जो बनाया था, दो चीजें बनाई थी, याद कीजिए आप। मैं वहीं पे आ रहा हूं वापस। या 2n आपने बनाया था, उसका नाम रखा था सेकेंडरी oocyte, या उसको मैंने कहा था आप उसको ओवम भी बोल सकते हो या इसको ओवा भी बोल सकते हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये बनता किसमें, वो आपको पता है, ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही तो बनती है। ये बन चुकी है, अभी तक ओवुलेशन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बनती है इसके साथ में एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनती है? फर्स्ट पोलर बॉडी, जो आगे जाकर नष्ट हो जाती है। इसका कार्य कोई विशेष नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कब हो गया? ये आपके बन चुकी है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है देखो आप। अब मेन चीज क्या है इसके अंदर, इसमें इमीडिएट मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? मियोसिस सेकंड, ध्यान रखिएगा। क्या शुरू हो जाता है इसके अंदर? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो भी जाकर अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, अरेस्टेड, ठीक है। किस फेज में? मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट में जाकर रुक जाता है, यानी पहले वो रुक गया था। क्लियर? अब ये कंप्लीट कब होगा? जब स्पर्म आएगा। यदि स्पर्म आता है और निषेचन में भाग लेता है, तो निषेचन में भाग लेता है तो सेकंड मियोसिस कंप्लीट होता है, अन्यथा यह रुका ही रहता है, यहीं पड़ा रहेगा, ये रुका रहता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र के साथ फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाएगा, यानी इसका फ्यूचर क्या डिसाइड होगा। इसमें दो कंडीशन दे रखी है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, दो चीजें हैं। ये जो सेकेंडरी oocyte बनाया, सेकेंडरी oocyte जो आपने बनाया है, जो N है, अब इसके अंदर क्या होता है? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। किसकी होती है? अंडोत्सर्ग, जिसको अपन कहते हैं ओवुलेशन। किस हार्मोन की वजह से? मेन हार्मोन कौन सा है? LH की वजह से, ठीक है। प्यूबर्टी आती है। ओवुलेशन होते ही ये सेकेंडरी oocyte, जिसको अपन ओवम या ओवा बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। क्लियर? अब यहां पर ये तो मैंने आपको बता दिया मियोसिस कब कंप्लीट होगा और कब नहीं होगा, ये क्लियर है आपको। स्पर्म आएगा और अगर वो निषेचन में भाग लेगा तो कंप्लीट होगा, अगर नहीं होगा तो वो सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अब देखो यहां पर कुछ समझने वाली बात है। ओवुलेशन होकर आ गया, फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर गया। अब यहां पर दो कंडीशन बन गई आपके, दो कंडीशन बनती है, ठीक है ना। पहली बात, स्पर्म जो आएगा तो बाद में बात करना, एक मिनट पहले देखो। जो है अंडाणु, जिसको आप बोल रहे हो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में ओवम का यानी सेकेंडरी oocyte स्पर्म का
स्पर्म का 24 घंटे तक वेट करता है। ध्यान रखना, अगर सेकेंडरी oocyte जो है फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, वो 24 घंटे तक एम्पुला वाले भाग में स्पर्म का वेट करेगा। अगर 24 घंटे में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो बाय बाय। वेट करता है, पहली बात। दूसरी पॉइंट और, स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी मादा जनन मार्ग में 24 से 48 घंटे तक वाइबल, या बोल सकते हो अपनी भाषा में लिखो ना सीधा, जिंदा रहता है। बाद में इसका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। ध्यान रखना, ये दो बातें आपको क्या करनी है, रट कर लेनी है। ये सेकंड oocyte फैलोपियन ट्यूब में कितने घंटे तक, 24 घंटे तक, और स्पर्म काफी देर 24 से 48 घंटे तक, यानी इससे जस्ट डबल वेट करता है। ठीक है ना, ये चीजें लिखो। दो कंडीशन क्या है वो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ये लिखिए आप पहले। दो कंडीशन क्या क्रिएट हो जाएगी यहां पर। हो गया साहब, चलिए शुरू करते हैं। अंड जनन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कहा ही था। क्लियर, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखिए, दो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, और कंडीशन नंबर सेकंड। पहली कंडीशन क्या कहती है, यदि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म प्रेजेंट हो। दूसरी कंडीशन, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एब्सेंट हो। क्लियर, सही बात है। अगर प्रेजेंट है, यदि स्पर्म प्रेजेंट है, प्रेजेंट हो तो स्पर्म ओवम में यानी सेकेंडरी oocyte में प्रवेश करता है और मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो रुका हुआ था पूरा हो जाता है। क्लियर, अर्थात वो पूरा कैसे हुआ, क्योंकि
क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इनएक्टिव हो जाता है। दो कारण माने ध्यान, पता है ना भाई, मेटाफेज में आपने अरेस्ट किया था तो मेटाफेज वाले को इनएक्टिव करो, और मेटाफेज के आगे कौन सी अवस्था आती है, एनाफेज, तो एनाफेज वाले को एक्टिव कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, एनाफेज वाला एक्टिव हो जाएगा और मेटाफेज वाला इनएक्टिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बात कह रहे हैं, ये लिखिए, क्लियर। चलिए साहब अब उधर जाओ, ये तो क्लियर हो गया आपके। दूसरी बात, कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम को, कार्पस ल्यूटियम को प्रेगनेंसी के दौरान, अगर मान लो प्रेगनेंसी हो गई दौरान, बनाए रखने की जिम्मेदारी HCG हार्मोन की होती है, ह्यूमन कोरिनोगोनेट्रोपिक हार्मोन की होती है, ध्यान रखना, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से आता है। मैं बताऊंगा मैं आपको आगे कि एचसीजी हार्मोन, अभी केवल नाम लिख लो आप, ट्रोफोब्लास्ट, वैसे रियल में इसका नाम होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, उससे रिलीज होकर आता है एचसीजी हार्मोन, है ना। तो प्रेगनेंसी का सबसे पहला साइन यही है, जैसे अपन कार्ड टेस्ट करते हैं, प्रेग्नेंट टेस्ट, उसके अंदर यूरिन का सैंपल लेकर 2 ड्रॉप डालते हैं उस कार्ड के अंदर, तो हम कौन से हार्मोन की उपस्थिति चेक करते हैं, एचसीजी हार्मोन। अगर एचसीजी इसका मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है, ठीक है, तो ये तभी आएगा जब प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज नहीं आता। कुछ कंडीशन है वो एक अबनॉर्मल कंडीशन होगी तब आता है, अदरवाइज नहीं आता है, ध्यान रखिए, क्लियर। ये 2 पॉइंट। अब चले जाओ आप दूसरे, स्पर्म अनुपस्थित हो तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, और एंडोमेट्रियम टूट जाती है और मेस्ट्रोसाइकिल प्रारंभ हो जाता है, क्लियर। ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब अपन बात करेंगे ग्रोथ फेज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया क्लियर, मिटा दो भाई, जल्दी करें। ओके, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अब आप देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रोथ फेज, जो सबसे लंबी है ग्रोथ फेज, उसको अपने कहा था लॉन्गेस्ट फेज। क्या है इसके अंदर, देखिए आप, इसके अंदर 2 है। एक फेज तो होती है प्री वाइटेलो जेनेसिस, यानी कि पितक पूर्व
जनन। यानी कि पितक जो बनता है, अंडे के अंदर जो योग का अमाउंट बनता है वो कैसे बनता है, वो अवस्था। और एक होगी वाइटलोजेनेसिस, जिसमें योग का सिंथेसिस होगा। इसमें योग बनने से पहले जो तैयारियां होनी होती है, जैसे कोशिका द्रव्य का संग्रहण, कोशिकांग का संग्रहण, है ना, उन सभी से रिलेटेड बातें इसके अंदर होती है। और दूसरी जो होती है उसको अपन बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस, जिसको अपन बोलते हैं पितक जनन। ये तब पितक पूर्व आ रहा, देखो आप, है ना, इससे पहले की प्रावस्था वो है पितक जनन की प्रावस्था। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है अंड जनन के अंदर, ठीक है। अब प्री वाइटलोजेनेसिस में क्या होता है वो देखिए आप। अपन को पता है उगोनिया हमने बनाई थी, याद कीजिए, ये 2n क्या बनाई थी, उगोनिया, बिल्कुल बनाई थी अपने, उगोनिया बनाई थी अपने। उगोनिया बनते ही, और इसके बीच में जो है ये 2n है, तो बीच में क्या है, इसके बीच में न्यूक्लियस ही है, केंद्रक तो होते ही जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अब देखो अगली प्रावस्था में क्या होगा, अब हमें मियोसिस करना आगे, इसलिए सब चीजें अपन बढ़ा देंगे। न्यूक्लियस की साइज हमने बढ़ा दी, न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा हमने बढ़ा दी, क्लियर, ये दोनों बढ़ा दी अपने। तीसरी बात डीएनए और आरएनए सबको बढ़ा दिया, सबको बढ़ा दिया। ये प्रावस्था आ गई आपके सेकंड। इसके बाद में तीसरी प्रावस्था, ये देखो आप उगोनिया है, ये उगोनिया की साइज बढ़ रही है धीरे धीरे, उसमें सिंथेसिस हो रहा है। तीसरी जो होगी, अब इसके अंदर क्या होता है देखो आप, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाहर तो आ गया साइटोप्लाज्म सारा का सारा, न्यूक्लियस की साइज आपने और बढ़ा दी है, ठीक है ना। बीच वाला जो भाग है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर तो बाहर रह गए, सुनना मेरी बात, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा आपके ईआर, ये तीन बाहर आ गए। कौन कौन, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर। अंदर जो संरचना बनी है बीच में, इससे कहते हैं जर्मिनल वेसाइकल। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको बोलेंगे जर्मिनल वेसाइकल। क्या बोलोगे, जर्मिनल वेसाइकल। नो डाउट ये अभी तक 2n की 2n ही है, ठीक है ना, आपकी 2n की 2n ही है, ये जर्मिनल वेसाइकल बन गई है। जर्मिनल वेसाइकल करने के बाद में देखो क्या होता है, यहां पर इसके अंदर अगली प्रक्रिया होती है जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन है, जीन जो होती है वो हाइपर एक्टिव होती है और प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। अब देखो आप इसके क्या, इन्फ्रोसोम क्या बनते हैं, इसके अंदर दो चीजें बनती है, एक तो बनती है इन्फ्रोसोम और एक बनता है एमआरएनए। ये कुछ मात्रा में बनता है और ये ज्यादा बनता है, ये दोनों बन गया इन्फ्रोसोम और जीन एम्प्लीफिकेशन होने के बाद में। इसके बाद क्या होता है देखिए आप, क्लियर, इसके बाद की जो प्रावस्था है वो देखिए आप, यानी आपसे पूछेगा जीन एम्प्लीफिकेशन वगैरह सब पूछ लेता है क्वेश्चन कभी डेप्थ में, ये पूछा हुआ एक बार क्वेश्चन। अब आप देखिए ये बना दी मैंने 2n अंदर का अंदर ही। अब आप बाहर देखिए, ये बीच वाली संरचना कौन सी, क्या नाम लिखा आपने, जर्मिनल वेसाइकल। इधर लिख देता हूं शॉर्ट में, जर्मिनल वेसाइकल बन गई, जर्मिनल वेसाइकल, इसमें ये सब कुछ जो है। अब बाहर क्या होता है इन तीनों की, इसकी जीबी माइटोकॉन्ड्रिया ईआर, जीबी माइटोकॉन्ड्रिया फिर ईआर, वापस जीबी माइटोकॉन्ड्रिया फिर ईआर, ये एक रिंग बन गई पूरी की पूरी कोशिकांग की, बन गई कि नहीं बन गई। इससे कहते हैं बाल बियानी रिंग। क्या बोलते हैं, बाल बियानी रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये रिंग। कोशिकांग की जर्मिनल वेसाइकल के चारों ओर बालबीनी या बालबियानी एक ही बात है, बालबीनी भी बोलते हैं इसको, ये नहीं, बालबीनी रिंग जो कोशिकांग के इसके चारों ओर बन जाती है, ठीक है। और ये जो झिल्ली है इसको कहने की जरूरत नहीं है, अंडाणु की कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां भी लोगे तो उगोनिया की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब जगह क्या है, ये बार बार झिल्ली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, जर्मिनल वेसाइकल, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, यहां तक आप बनाइए, फिर मैं आगे का डायग्राम बनाता हूं, इसके आगे का, ये आगे बनाऊंगा।
ये बनाइए पहले आप फटाफट। हो गया, चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बालबिनी रिंग, दैट इज अ वेरी की क्वेश्चन। या पूछ सकता है अपने जर्मिनल वेसाइकल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे जीन एम्प्लीफिकेशन के अंदर। ये सारा प्री वाइटलोजेनेसिस के अंदर होता है, प्रिपरेशन हो रही है योग बनाने की। ऐसे होमन का एक अपन कहते हैं एल-एसिटल होता है, उसमें योग नहीं होता है, फिर भी अपन कंसीडर करते हैं। अब देखो आप, अब आता है जीबी का कार्य। जीबी का मतलब यहाँ गोल्जी बॉडी है, कैसे क्या करती है देखो। इसके आगे वाला बना रहे हैं अपन डायग्राम, ठीक है। अब क्या होगा, बीच में तो जर्मिनल वेसाइकल है, ये जर्मिनल वेसाइकल, क्लियर। और इसके चारों ओर आगे थे कौन, याद करो कोशिका, कौन कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीबी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीबी और आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। इस तरह से व्यवस्थित हो गए। अब जीबी क्या, इसके चारों ओर क्या बन जाती है, यहां पर देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक मेम्ब्रेन बन गई है। ये सब गोल्जी बॉडी बना रहा है। इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये रहेगी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। इसके बाहर एक ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन गोल्जी बॉडी ने क्या किया, बाहर एक परत का स्त्रावित कर दिया। इस परत जो बाहर की ओर है, इसको अपन बोलते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसने क्या स्त्रावित किए, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और अंदर क्या स्त्रावन कर दिया, इस तरह के ग्रेन्यूल बना दिए। देखो ये है पूरी, ये ग्रेन्यूल बनाती है, इन्हें अपन बोलते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यानी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का निर्माण किसने किया, इन दोनों का, इन दोनों का निर्माण करने का, इन दोनों का निर्माण जो किया है किसने किया, आपको पता है, जीबी ने किया। गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहले ही थी, ठीक है, और जर्मिनल वेसाइकल वो थी। अब इसके अंदर होता क्या है, इस कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, इसमें एसिडिक म्यूको पॉलीसैकेराइड होता है, ध्यान रखना, सैकेराइड होता है, एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसके अंदर भरा होता है। वाइटेलाइन में प्लाज्मा पेरी वाइटेलाइन स्पेस। अब इन दोनों के बीच में देखो जगह पड़ी है, जगह पड़ी है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में, इसको अपन बोलते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस। और इसके अंदर जो द्रव भरा है उसको अपन बोलेंगे पेरी वाइटेलाइन क्या, फ्लूइड। ये ठीक है, इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। कोर्टिकल ग्रेन्यूल हो गया, एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो गया, पेरी वाइटेलाइन स्पेस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, और पेरी वाइटेलाइन फ्लूइड हो गया। ये सारी की सारी देखो आप, वाइटेलाइन वाइटेलाइन, ये सारा ये वाइटेलाइन वाला लफड़ा है ना, ये पूरा का पूरा किसने बनाया है, गोल्जी बॉडी ने बनाया है। कोर्टिकल ग्रेन्यूल किसने बनाया है, इसने बनाया। बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद में सारे कोशिकांग गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको हो जाती है कौन सी, कौन सी, आपके प्री वाइटलोजेनेसिस। अब नेक्स्ट आ जाएंगे अपन वाइटलोजेनेसिस। देखिए फटाफट से,
क्लियर। चलिए सर, ध्यान रखना कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एसिडिक ग्लूकोपोलिसैकेराइड, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। अब आप लगाइए दूसरी प्रावस्था इसकी। अंडजनन काफी बड़ा है, इसके बाद में अपन प्रोसेस ले लेंगे फर्टिलाइजेशन वाला। क्लियर। इसमें देखो आप, अब लिखिए आप दूसरा इसका पॉइंट जो हमने वहां लिखा था, वाइटेलोजेनेसिस। वो था प्री वाइटेलोजेनेसिस, ये है वाइटेलोजेनेसिस। इसके अंदर अपन कहते हैं पित्त निर्माण की प्रक्रिया होती है, योग सिंथेसिस, यानी योग का संश्लेषण होता है, प्रावस्था है, इसमें योग का निर्माण होगा। अब ध्यान रखिएगा होता क्या है मेमल के अंदर, मेमल्स, हम लोग आ गए उसमें, पेन परेशान कर रहा है। मेमल्स के अंदर, यानी मेमल्स के अंदर आ गए, अपन ही आ गए ह्यूमन लोग, तो इसके अंदर लीवर में सिंथेसिस होता है, बनता है। ध्यान रखना, योग किसमें बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है। लीवर में बनने के बाद गुलित अवस्था, लीवर से ही आता है किस अवस्था में, डिजोल्ड। डिजोल्ड का मतलब फॉर्म में, यानी कि गुलित अवस्था में। किस अवस्था में, घुलनशील अवस्था में, घुलनशील अवस्था में। घुलनशील अवस्था में ये आ जाता है आपके किसके अंदर, ब्लड में। कहां जाएगा, ब्लड में। और ब्लड से किस में चला जाता है, आपके ओवेरी में, ओवेरी में। और ओवेरीज के अंदर आपको पता ही कौन आती है, प्राइमरी oocyte में प्रवेश कर जाता है, प्राइमरी oocyte में प्रवेश करता है, प्राइमरी oocyte में प्रवेश करता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है प्राइमरी oocyte में माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया से काइनेज एंजाइम स्त्रावित होता है। कौन सा, काइनेज एंजाइम स्त्रावित होता है, और वह उसे इनसोल्यूबल, यानी कि अघुलनशील, इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील बना देता है, इनसोल्यूबल बना देता है। ये लीजिए सर, क्लियर। इस तरह से योग आता है। ठीक है ना। अगली बात, माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म दोनों ही के गुण क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। ध्यान रखना, कोई कहता है ना केवल डीएनए वंशागत होता है, डीएनए वंशागत तो होता ही है, साथ में कौन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसलिए अपन को पता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी होती है और न्यूक्लियोप्लाज्मिक, जिसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए इनहेरिटेंस भी होता है। दोनों का इनहेरिटेंस होता है, ध्यान रखना। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रियल और एक होता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डीएनए साइटोप्लाज्मिक, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए साइटोप्लाज्मिक। या इसको आप और इजी लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। ध्यान रखना, वंशागत होता है। ये लिख लो और इजी लाइन, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। ओके गाइस, ये सारी बातें अपने समाप्त हो जाती है, क्लियर। ये लिखिए आप। फिर अपन एक बात करते हैं मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी। तो फटाफट उसको समझते हैं अपन क्या चीज है और क्या नहीं है। ओके, चलिए। हो गया, चलिए।
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं दोनों एग की किस तरह से बनता है। ह्यूमन एग, एनसीईआरटी में एक संरचना बनी हुई है, वो बना रहा हूं मैं, ह्यूमन एग या ह्यूमन ओवा। क्लियर? या सेकेंडरी oocyte। ओके, चलिए आप देखिए किस तरह से क्या होता है। ये आ गई सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या होती है? एन होती है। क्लियर? फीमेल के अंदर ये होती है, इसे अंडाणु कहते हैं अपन। इसकी बाहर की झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक और झिल्ली होती है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, जोना पेलुसिडा, और उसके बाद में होती है कोरोना रेडिएटा जो सेलुलर परत होती है। देखिए फिर ये लीजिए। क्लियर? तो अब इनके बीच में देखिए अब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा। पहले ये नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन है अंदर की ओर? कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर कौन है? जोना पेलुसिडा। ठीक है, फिर आ जाती है कोरोना रेडिएटा। ये अपन को सबको पता है बहुत अच्छे से, एसेलुलर है, एसेलुलर है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है और गोल्जी बॉडी इसका निर्माण करता है। क्लियर? सीआर क्या है? सेलुलर है, बिल्कुल। ग्रेनुलोसा सेल्स इसका निर्माण करती है, निर्माण करता है। ये तो सही बात है। अब आप देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो आवेश होता है वो प्लस प्लस होता है, ध्यान रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? प्लस प्लस, ये देखिए, और अंदर होता है इसके माइनस। क्लियर? तो ये जानना कौन सी स्टेज में रहती है? पोलराइज स्टेज में। कौन सी है? पोलराइज स्टेज में रहती है। पोलराइज का मतलब पढ़ा है आपने, बाहर प्लस अंदर माइनस। कौन सा स्टेज है? पोलराइज स्टेज। ठीक है ना? और ये आगे सेल्स। अब ये जो सेल्स है आपस में जो कोरोना रेडिएटा बना रही है, जो फोलिकुलर सेल्स है बेसिकली। कौन सी सेल्स है ये? और बात कहते हैं फोलिकुलर सेल्स है ये। कौन सी है? फोलिकुलर सेल्स है, फोलिकुलर सेल्स। और इजी लिख देता हूं, ये आपको याद रहे। फोलिकल के बाहर वाली कौन सी? फोलिकुलर सेल्स इसका निर्माण करता है। ठीक है, अब ये फोलिकुलर सेल के बीच में बंध पाए जाते हैं, बॉन्ड पाए जाते हैं इस तरह से। ये रेड कलर के जो मैं बना रहा हूं ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड भी एक पर्टिकुलर एसिड से बनते हैं। ठीक है ना? ये जो बॉन्ड है इन्हें हाई एलोनिक एसिड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइयालुरोनिक एसिड बॉन्ड है, ध्यान रखना। बॉन्ड है जो फोलिकुलर सेल्स को जोड़कर रखते हैं। इसे स्पर्म के अंदर, इसे स्पर्म में उपस्थित कौन? हायालुरोडिनेज एंजाइम तोड़ता है। ये लीजिए साहब। क्लियर? ये उमन का है, ये ध्यान रखिए। अगर पक्षियों वगैरह को बनाए तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें मिलेगी आपको। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। चलिए अब अपन बात करते हैं मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी, मोनो का मतलब एक, स्पर्मी मतलब स्पर्म। ठीक है ना? मोनोस्पर्मी जब यानी वेजाइना में कितने निकलते हैं? सबसे पहले बात है वेजाइना में नर 200 से 300 मिलियन स्पर्म
एंटर कराता है, जिसमें से 60% नॉर्मल सामान्य आकार व आकृति के होते हैं। ध्यान रखना, आकृति के, बाकी अब नॉर्मल होते हैं, आकृति के होते हैं। क्लियर? अगली बात, इन 60% में से 40% में ही 60% में से 40% में ही विग्रस यानी कि बहुत तेज गतिशीलता पाई जाती है। विग्रस मोटेलिटी, नॉट मोर्टेलिटी, मोटेलिटी यानी कि गतिशीलता, तेजी से भागना, रैंडम मूवमेंट ठीक पाई जाती है। क्लियर? स्पर्म में फ्लैजिलेटेड प्रकार की गतिशीलता होती है। ध्यान रखना, गतिशीलता होती है। कैसे होती है? यानी कोई पूरे स्पर्म में कैसा मूवमेंट होता है? आप बोलोगे फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेला होते नहीं उम्र में, लेकिन फ्लैजिलेला की तरह ये गति करता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। ये चीजें लिखिए आप, फिर मैं आगे इसका मतलब समझाता हूं। और भी लिखिए फटाफट, जल्दी कीजिए, टाइम कम है हमारे पास। चलिए सर, जल्दी कीजिए। चलिए सर, ओके गाइस, कल जब अपन आएंगे तो आगे का शुरू करेंगे मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी। अगर एक स्पर्म ही एंटर कर पाता है हमारे अंदर तो मोनोस्पर्मी होती है, और पॉलीस्पर्मी यानी शुक्राणु तो खूब सारे जाएंगे लेकिन एक ही प्रवेश कर पाता है किसके अंदर? अंडाणु के अंदर। ठीक है ना? तो उससे अपन मोनोस्पर्मी करें। अगर एक से ज्यादा अनेक प्रवेश कर जाते हैं उसे अपन पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और उसको कैसे रोका जा सकता है और नेचर ने किस तरह की हमें सुविधाएं दी है कि पॉलीस्पर्मी ना हो, किसी ना तो पैथोलॉजिकल हो ना फिजियोलॉजिकल हो, दोनों को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस दिए जो अपन कल स्टडी करेंगे। ठीक है? तो कल अपन इसको मोनोस्पर्मी पॉलीस्पर्मी पढ़ेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद में अगला प्रोसेस अपन शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है? ओके, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।